मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कक्षा 11वीं के रसायन के सेकंड पार्ट में है, अध्याय 9। ये अपनी तिमाही परीक्षा में भी आएगा। हाइड्रोजन सरलतम परमाणु है और इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी नाम की। तो इसका नाम हाइड्रोजन क्यों पड़ा? हाइड्रो मीन्स पानी, इसका मतलब पानी होता है और ये पानी को उत्पन्न करने वाला माना गया है हाइड्रोजन। क्योंकि आपको पता है जल होता है H2O, तो ये जल को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए इसका नाम आप वहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है। और इसका जो संकेत है वो H है। आवर्त सारणी में इसके स्थान की चर्चा करें तो पहले मेंडलीफ ने जब इस आवर्त सारणी तैयार की तो उसमें हाइड्रोजन को दो जगह स्थान दिया था। एक तो दिया था उन्होंने प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के साथ, और दूसरा दिया था उन्होंने हेलोजेंस के साथ सातवें वर्ग में। अब हाइड्रोजन के स्थान के संबंध में कुछ संक्षेप में चर्चा कर ली जाए। यदि इसका विन्यास देखा जाए हाइड्रोजन का, तो इसका विन्यास होता है 1s1। विन्यास के लिहाज से आप यदि देखें तो ये आवर्त सारणी के एस वर्ग में आता है, एस ब्लॉक में आना चाहिए इसको, और एक इसमें क्षार धातुओं के साथ आना चाहिए। क्योंकि क्षार धातुओं में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको देखें तो इनमें भी विन्यास 2s1, 3s1, 4s1 इस तरह आएगा। तो विन्यास के लिहाज से इसको फर्स्ट वर्ग में रखा जाना संभव उचित प्रतीत होता है। यदि हम दूसरी प्रकार से देखें कि निकटतम अक्रिय गैस से इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे फ्लोरीन है तो उसके जो निकटतम अक्रिय गैस है आर्गन, उससे एक इलेक्ट्रॉन कम है। अंतिम कक्ष में देखें तो फ्लोरीन में 7 होता है, इसमें 8 होते हैं। बाकी सभी हेलोजेंस में अंतिम कक्ष में 7-7 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी अपने निकटतम अक्रिय गैस से एक कम है। इस लिहाज से देखें तो ये हेलोजन के साथ रखा जा सकता है। और संक्षेप में देखें 2-3 चीज़ें और हैं इसमें देखिए H+ आयन भी बनता है। H+ आयन हमें बताता है कि जिस तरह लिथियम में, सोडियम में Na+ आयन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग के ये धन आयन बनाते हैं, उसी तरह से ये धन आयन बनाता है। लेकिन इसमें एक और पैंच है, आप ये भी H- आयन भी बनाता है। जिस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये माइनस आयन बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये भी ऐसा करता है। धातु अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। लेकिन हेलोजन की तुलना में कम सक्रिय है और धातु की तुलना में भी कम सक्रिय है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे गुण हैं जिनको देखकर ये लगता है कि हम इसको फर्स्ट एस के साथ रखें या इसको हेलोजन के साथ रखें। लेकिन दोनों से कुछ असमानताएं भी व्यक्त करता है, कुछ समानताएं तो कुछ असमानताएं भी रहती हैं। जैसे आयनन ऊर्जा की बात करें तो इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लिथियम के लिए है 520 किलो जूल प्रति मोल, फ्लोरीन के लिए है 1680 किलो जूल प्रति मोल, और हाइड्रोजन के लिए है 1312 किलो जूल प्रति मोल। इस लिहाज से ये फ्लोरीन के अधिक निकट है, लिथियम की तुलना में फ्लोरीन के अधिक निकट है। धातुओं के समान ये ऑक्साइड बनाती है और हैलाइड के समान ये हाइड्राइड बनाती है। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, लिथियम के ऑक्साइड है, उस तरह से H2O बनाती है। लेकिन साथ साथ में ये जैसे सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम फ्लोराइड बनता है, उसी तरह से इसमें HF भी बनता है, HCl भी बनता है। ऑक्साइड भी बनाता है, हैलाइड भी बनाता है।
तो इस तरह से दोनों के साथ इसका संबंध रहता है, माने दोनों से गुणों में समानता भी रहती है और गुणों में असमानता भी रहती है। अब हम बात करें इसकी यूनिक प्रॉपर्टी, अद्वितीय व्यवहार की, तो इसमें हाइड्रोजन में कुछ अद्वितीय व्यवहार भी पाए जाते हैं, अद्वितीय विशेषताएं होती हैं, क्योंकि ये तो एक न्यूट्रॉन रहित है। दूसरा, इसका आकार बहुत छोटा है, क्योंकि जैसे ही जब इसका आयन बन जाता है तो आयन का आकार भी इतना छोटा हो जाता है, यानी केवल नाभिक बचता है, केवल एक प्रोटॉन बचता है नाभिक में, कोई कक्षा नहीं बचती है, इसलिए आकार भी इसका बहुत छोटा हो जाता है। और ये स्वतंत्र अवस्था में कहीं नहीं रह पाता। H+ आयन हमेशा किसी न किसी से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अगर जल के साथ है तो ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में H3O के रूप में रहता है। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं भी इसमें ऐसी हैं, इसलिए आवर्त सारणी में इसको विशिष्ट स्थान दिया गया है। अलग से आपने देखा होगा हाइड्रोजन अलग से उसमें सबसे ऊपर एक विशिष्ट स्थान पर सुशोभित है। तो संक्षेप में हो गया। अब बात करें हम इसकी प्राप्ति की, तो ब्रह्मांड में लगभग 70% भाग और सौरमंडल का अधिकांश भाग हाइड्रोजन से बना हुआ है। आप ग्रहों की बात करें तो बृहस्पति और शनि का अधिकांश भाग हाइड्रोजन से बना है। पृथ्वी के वायुमंडल में ये 0.15% है, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, इसलिए वायुमंडल में इसका सबसे ऊपरी परत में यह उपलब्ध है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। यदि हम भूपर्वतीय और महासागर की बात करें तो दोनों जगह मिलाकर के संयुक्त अवस्था में ये 15.4% पाई जाती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात करें तो हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। H1 इसका संकेत है। ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसको हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या तो 1s2 लिखते हैं या फिर D लिखते हैं। ट्राइटियम एकमात्र आपका रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसकी जो विशेषता है ये एकमात्र आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, और ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ड्यूटेरियम सामान्य हाइड्रोजन की से 0.0156% ही पाया जाता है, यानी बहुत कम पाया जाता, जबकि ट्राइटियम तो और भी कम पाया जाता है। ये बहुत कम, माने ये मान लीजिए हाइड्रोजन के 10⁻18 भाग में से केवल 1 भाग ट्राइटियम पाया जाता है, और इसका जो अर्धायु काल है वो है 12.33 वर्ष। अब हम इनके अनुप्रयोग की बात कर लें तो हाइड्रोजन के जो अनुप्रयोग हैं, हाइड्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमोनिया निर्माण में काम आती है। हेबर विधि में आपने देखा होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, इससे अमोनिया बनती है। HNO3 बनाने में भी ये काम आता है। बहुत सारे नाइट्रोजनस उर्वरक बनाने में काम आता है, जैसे यूरिया आप जानते ही होंगे, इसके बनाने में भी हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। वनस्पति तेलों को घी बनाने में ये प्रयुक्त होता है। वनस्पति तेल से घी बनता है, इसको हम तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो ये हेलोजनीकरण ना होकर के यहाँ पे आप लिख लीजिए हाइड्रोजनीकरण। तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। ये निकल और या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये घी में बदल जाता है, यानी ये ठोस अवस्था में बन जाता है। तो ये हाइड्रोजनीकरण है। ये भी आप लोगों ने कक्षा 8-9 में पढ़ा होगा। मेथेनॉल आदि रसायनों के उत्पादन में भी इसका प्रयोग होता है। बहुत से धात्विक हाइड्राइड बनाने में प्रयोग होता है, क्योंकि जो धात्विक हाइड्राइड हैं बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, बहुत अच्छे अपचायक होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि रसायनों के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। भारी धातुओं के निष्कर्षण में अपचायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला या ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च के रूप में धातुओं के जो भारी धातुएं होती हैं उनके काटने में, उनकी वेल्डिंग करने में प्रयुक्त होता है, और इससे लगभग 4000 केल्विन ताप उत्पन्न
किया जा सकता है। रॉकेट ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। अब भी इसका ईंधन सेल जो होते ना, ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से क्रिया कराई जाती है, उससे जल बनता है। तो ये अंतरिक्ष यात्रियों के पीने के काम आता है और इसके बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। और भविष्य के लिए ये पर्यावरण प्रदूषण मुक्त ईंधन बनने की बहुत संभावना है। और अब तो ये कहा जा सकता है कि जो एनर्जी की जो इकोनॉमी है वो हाइड्रोजन पर आधारित हो सकती है, यानी भविष्य का स्वच्छ ईंधन होने की बहुत प्रबल संभावना है हाइड्रोजन के लिए। अब बात करें हम इसके यौगिकों की, तो ये हाइड्राइड बनाते हैं और ये हाइड्राइड बनाते हैं। इन हाइड्राइड्स को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहले तो आयनिक हाइड्राइड यानी लवणीय हाइड्राइड होते हैं, जिनमें धातु और हाइड्रोजन के बीच में आयनिक बंध होता है। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे लिथियम हाइड्राइड है, बेरिलियम, मैग्नीशियम के हाइड्राइड हैं। ये जल के साथ विस्फोट के साथ क्रिया करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लिथियम हाइड्राइड का एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है प्राप्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। बोरोन हाइड्राइड के साथ क्रिया कराने पर ये एल्युमिनियम बोरोहाइड्राइड प्राप्त होता है। ये भी बहुत अच्छा उपचायक है। ये जो हाइड्राइड्स हैं ये ठोस, क्रिस्टलीय और कुचालक होते हैं, लेकिन गलत अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा प्रकार है सस्योजक हाइड्राइड का। जैसा नाम से स्पष्ट है, इनमें सस्योजक बंध पाए जाते हैं, जैसे CH4 है, H2O है, NH3 है, HF है। ये सस्योजक होते हैं। पुनः हम इनको 3 वर्गों में बांट सकते हैं। सस्योजक हाइड्राइड के 3 प्रकार हो सकते हैं। पहले तो वे हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, यानी जिनके केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है। ये होते हैं 13वें वर्ग की। 13वें वर्ग के जो तत्व हैं, यानी बोरॉन है, एल्युमिनियम है, ये क्या बनाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे B2H6 है, तो इसमें बोरॉन में अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 एक एक हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। तो इस तरह से इसमें 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्ष में। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्राही होने के कारण ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड। ये 14 वर्ग के तत्व बनाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो हाइड्राइड होते हैं, इनके जो केंद्रीय परमाणु होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से मेथेन है, मेथेन में 4 अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हाइड्रोजन से साझा करके प्राप्त होते हैं। इस तरह से 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं। इनकी ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलक की ज्यामिति होती है। तीसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड का। तो ये ऐसे हाइड्राइड होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लोन पेयर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस क्षार का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, इनके पास अष्टक पूर्ण होता है और साथ में इनमें लोन पेयर होते हैं। जैसे ये क्या है, कौन कौन से हैं? 14वां के बाद 15वां, 16वां और 17वें वर्ग के तत्व ऐसा काम करते हैं। ये ऐसे हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, इसमें देखिए आप 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्ष में। तो इसमें 3 से बंध बना करके 3 दूनी 6 और 2 8 एक लोन पेयर रहता है। ये लोन पेयर आसानी से दान कर देता है। इसी जल में देखिए, जल में भी 2 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर आसानी से दान कर देता है। फ्लोरीन में 3 लोन पेयर होते हैं, तो ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसके इन जो 3 अमोनिया है, जल है, HF है, इनका जो विशिष्ट व्यवहार है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विशिष्ट व्यवहार के कारण HF, NH3 और H2 इनमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध वे बंध होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के
द्वारा एक कमज़ोर सा बंध बना लिया जाता है। इसके कारण इनके गुणों में काफ़ी विशिष्टता दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जल है और ये जल के जो अणु हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में बहुत अंतर है। तो ये माना जाता है ये जो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ना होकर के ऑक्सीजन के पास आता है। इसलिए जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जो प्रतिस्थापन माने इसका विस्थापन होता है, बीच में ना होकर के ये ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है। इसके फलस्वरूप इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश आ जाता है। इसी तरह से सभी अणुओं में यही होता है, हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश रहता है और ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश होता है। तो इसका जो ऑक्सीजन का परमाणु है और दूसरे अणु का हाइड्रोजन का परमाणु है, इन दोनों में एक बंध बन जाता है। इस बंध को ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं और इसको हम छिद्रित लाइन यानी डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से ये HF में भी पाया जाता है। HF में सबसे प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी है। तो इस तरह से ये तीन जो तत्व हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हम इसको FON यानी फोन से भी याद कर सकते हैं। ये तीन हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम है। इसके हाइड्रोजन बंध के प्रभाव देखिए क्या क्या हो सकते हैं। हाइड्रोजन बंध के प्रभाव से ही जल का जो क्वथनांक है, गलनांक है, उच्च होता है। अपने वर्ग के अन्य सल्फाइड है, जैसे सल्फर का जो परमाणु भार है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, तो H2S का ज़्यादा होना चाहिए गलनांक। लेकिन पता है H2S सामान्य ताप पे गैस है जबकि H2O सामान्य ताप पे द्रव है। इसके पीछे कारण क्या है? ऑक्सीजन की जो साइज है वो कम है, तो ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युती होने के कारण H2O में हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं। इन हाइड्रोजन बंधों के कारण जो अतिरिक्त बंध बनते हैं, यानी अतिरिक्त बल परमाणु अणुओं के बीच लगते हैं, इसके कारण जल के अणु संगुणित रहते हैं और संगुणित होने के कारण ही ये सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में रहते हैं। जबकि H2S में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि सल्फर की जो ऋण विद्युतता है वो ऑक्सीजन की तुलना में काफ़ी कम है। और इस तरह से इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं यही जल के विशिष्ट गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जल के विशिष्ट गुण हमारे जीवन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जल में विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसकी गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, ये सर्वोच्च विलायक भी होता है। सर्वोत्तम विलायक होने के कारण ये जीवों के शरीर में भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। पौधों में भी जाइलम फ्लोएम में ये बहता है, जड़ों से पानी और खनिज लवण ग्रहण करता है। पानी के साथ साथ में सारी पदार्थों का परिवहन होता है। वायुमंडल के और पृथ्वी के तापमान को ये नियंत्रित रखता है। बहुत अधिक ना तो बहुत अधिक बढ़ने देता है और ना बहुत अधिक गिरने देता है। इसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। और जो तीसरे प्रकार के हाइड्राइड हैं उनमें धात्विक या रस समीकरणमितीय हाइड्राइड भी आते हैं। तो कुछ ऐसे हाइड्राइड होते हैं जिनमें रस समीकरणमिति यानी स्टाइकोमेट्री से भिन्नता पाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखें हम लेंथिनम का जो हाइड्राइड है, इसमें लेंथिनम और हाइड्रोजन के बीच का जो अनुपात है 2.87 होता है। इसका फॉर्मूला LeH2.87 है। इसका टाइटेनियम का TiH 1.5 to 1.8 पाया जाता है। तो इनमें जो सूत्र है और सूत्र में क्या होता है, ये भिन्न रूप में पाए जाते हैं। तो इनको ऐसा माना गया था कि ये धात्विक जालक के अंतराकाशीय स्थानों में हाइड्रोजन के फंसने के कारण बनते हैं। पहले यही माना गया था। ये अधिकांश ये D और F ब्लॉक के तत्वों द्वारा ऐसे हाइड्राइड बनाए जाते हैं। और ये 7, 8 और 9 वर्ग के जो संक्रमण तत्व हैं ये इस तरह के हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। 7, 8, 9 में कौन से हैं? कॉपर है, जिंक है, निकल है
वो निकल में तो बनता है कॉपर है, जिंक है और आगे कौन सा है, कैडमियम है। तो ये नहीं बनाते हैं। इनमें देखा कि जो नॉर्मल संयोजकता होती है उसकी तुलना में हाइड्रोजन कम संख्या में होती है। तो पहले तो ये मान्यता रही कि जो अंतराकाशीय स्थलों में फंसने से बनते हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो हाइड्राइड्स हैं इनकी जालक और धात्विक जालकों में अंतर होता है। लेकिन कुछ धातुएं हैं जिनके जालक हाइड्राइड के जालक के समान ही होते हैं, जैसे निकेल है, पैलेडियम है, सीरियम है, एक्टिनियम है। इनके जालक धातु जालक के समान ही रहते हैं, अर्थात ये इनमें जो हाइड्रोजन फंसती है वो इनके अंतराकाशीय स्थानों में ही फंसती है। और चूँकि इन धातुओं में हाइड्रोजन के अवशोषण का विशिष्ट गुण पाया जाता है, ये पैलेडियम या प्लेटिनम ये जो धातुएं हैं हाइड्रोजन के बड़े आयतन को समायोजित कर सकती हैं। इसके कारण इनको हाइड्रोजन के भंडारण माध्यम के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। भविष्य में ऊर्जा के स्रोत के रूप में इनको प्रयुक्त किए जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। और ये जो संक्रमण धातुएं हैं उत्प्रेरक के रूप में ही प्रयुक्त की जाती हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में भी इसके इस गुण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब प्लेटिनम या निकेल या पैलेडियम के हाइड्रोजन को अवशोषित करा लिया जाता है और फिर उस पर से तेलों की भाप को गुजारा जाता है, तो ये घी में बदल जाते हैं। उनका सैचुरेशन है हो जाता है और असंतृप्त वसा संतृप्त वसा के रूप में बदल जाती है। चलिए अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन के बाद जल की। जल एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। हमारे शरीर में 65% जल है। जो हमारा शरीर बना हुआ है उसमें लगभग 65% जल होता है। आपने देखा होगा, आप चाहे ब्लड की स्ट्रीम में ब्लड ले लें, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ले लें, आप लगभग सब चीज़ों में जल पाया जाता है। जल एक उत्तम विलायक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं। इसमें ध्रुवीय पदार्थ भी घुलते हैं, आप में आयनिक पदार्थ भी घुलते हैं, सहसंयोजक पदार्थ भी घुलते हैं। यदि हम जल की बात करें, पृथ्वी पर अवस्थित जो जल है उसमें बात करें तो 97.33% जल महासागरों में पाया जाता है। बर्फ़ के रूप में 2.04 पाया जाता है, जो ध्रुवीय बर्फ़ है, ध्रुवीय पहाड़ों की बर्फ़ है। और भूमिगत जल लगभग 0.61% है। जो मीठी झीलें हैं उनमें जल का प्रतिशत है 0.009%। खारी झीलें 0.008% हैं। और जो भूमि में जो आर्द्रता पाई जाती है, जो नमी पाई जाती है, उसके रूप में जल है 0.005%। और वायुमंडल में जो जलवाष्प पाई जाती है उसका प्रतिशत है 0.001। और देखिए नदियों में कितना कम पाया जाता है, 0.0001, यानी 1/10,000 में भाग पाया जाता है जल का। इसीलिए तो नदियों को संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे जो उपयोग के लायक जल है उसको हमें इसलिए बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपयोग के लायक जल बहुत कम है। अब हम बात करें भौतिक गुणों की, तो जल में हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इनके गलनांक, क्वथनांक, बाष्पन ऊष्मा, संलयन ऊष्मा बहुत उच्च होते हैं। इनकी विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। तापीय चालकता भी अधिक होती है। द्विध्रुव आघूर्ण भी इनका जल का काफ़ी रहता है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण क्यों बनता है, इसमें दो द्विध्रुव आघूर्ण, 2 द्विध्रुव होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोजन इसमें OH बंध में और इस OH बंध का, इसका परिणामी इस दिशा में आता है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण भी हाइड्रोजन बॉन्ड के ही कारण होता है, यानी जो इसकी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता में जो अंतर होता है उसके कारण ये 2 द्विध्रुव बन जाते हैं। जल का प्रावैद्युतांक भी उच्च होता है, इसका पृष्ठ तनाव भी उच्च होता है। ये जो गुण हैं, इन गुणों के कारण ही जल में जीवनदायी गुण पाया जाता है। ये जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। जीवन के लिए जो ताप नियंत्रण आवश्यक है वो जल के द्वारा ही संभव है। अब पृथ्वी के ऊपर जो महासागर हैं, ये महासागर पृथ्वी के ताप को नियंत्रित करते हैं। और मनुष्य के शरीर के अंदर जो जीवों के शरीर के अंदर जो जल है
वो उनके ताप को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा जब गर्मी ज़्यादा होती है, हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, तो पसीने के रूप में जल बाहर निकलता है और वाष्पित होकर के हमारे शरीर के ताप को कम कर देता है। और जब ठंड होती है तो ये हमारे जो रोम छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं और जल वाष्प का निष्कासन बंद कर देता है। और आपने एक और पढ़ा होगा, जब भी अत्यधिक सर्दी होती है, झीलों का पानी जम जाता है, तो झीलों के पानी की जो ऊपरी परत होती है उसमें ऊपरी परत पर बर्फ़ की मोटी चादर हो जाती है, लेकिन उसके नीचे जो जलीय जीव हैं वो सुरक्षित जिंदा रहते हैं, क्योंकि जो बर्फ़ है वो ऊष्मारोधी का काम करती है और फिर उस नीचे के जल को और अधिक ठंडा नहीं होने देती है, उसको जमने से रोकती है। और जल में ऑक्सीजन भी घुली रहती है, उस घुली हुई ऑक्सीजन से मछलियाँ और अन्य जलीय जीव सांस भी ले लेते हैं। तो इस तरह से झील जम जाती है तब भी वहाँ के जलीय जीव सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, जल उपापचय में अणुओं के अभिगमन का माध्यम है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, जो शरीर की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, भोजन का पाचन होता है, उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये सभी क्रियाएं मिला करके उपापचय कहलाती हैं। तो उपापचय में जब भी अणु एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो ये जल में घुल के ही जाते हैं, इसलिए ये एक उत्तम विलायक के रूप में काम करता है। और जल के जो ध्रुवीय अणु होते हैं ये हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिससे सस्यों यौगिक भी जल में विलय होते हैं, चाहे एल्कोहल की बात करें चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करें। आयनिक यौगिक भी इसमें घुल जाते हैं, क्योंकि जो जल है उसकी अणु की जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है और इसके जो दो ध्रुव होते हैं वो विपरीत आवेश वाले आयनों को घेर लेते हैं और उनको पृथक कर देते हैं। अब देखें अपन जल की संरचना। तो जल में 2 OH बॉन्ड पाए जाते हैं और इनके बीच में 104.5 डिग्री का कोण पाया जाता है, यानी HOH बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है और OH बंध की लंबाई 95.7 पिकोमीटर है। चूँकि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, इन 2 लोन पेयर के प्रतिकर्षण के कारण जो HOH का बंध कोण है, अबंध कोण है जी 109.5 डिग्री से घट कर के 104.5 डिग्री हो जाता है। कारण ये है, आपने VSEPR थ्योरी पढ़ी होगी। जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर का प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर के प्रतिकर्षण की तुलना में अधिक होता है। इसके कारण ही जल के अणु का जो बंध कोण है ये कम हो जाता है। अब बात करें बर्फ़ की, तो एक बाउंड्री दाब पे बर्फ़ का क्रिस्टलन षटकोणीय आकृति में होता है, जबकि और निम्न ताप और उच्च दाब पे ये घनी आकृति में बदल जाता है, यानी ये घन के आकार को ग्रहण कर लेता है। आपको पता है बर्फ़ का घनत्व तो जल से कम होता है, इसलिए ये बर्फ़ जल पे तैरती है। इसका कारण यही है कि जब क्रिस्टल के रूप में बर्फ़ बनती है तो इसके बीच में बहुत सारा स्थान खाली हो जाता है और एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा ये देखा गया कि बर्फ़ में OH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी मिली, 276 पिकोमीटर प्राप्त हुई। ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ी होती है। इसमें 2 तो OH बॉन्ड सेस में बंद होते हैं और 2 होते हैं इसमें हाइड्रोजन बंद। तो ये दोनों का एवरेज निकलता है 276 पिकोमीटर। जो जल की जो बर्फ़ की संरचना है वो अति व्यवस्थित त्रिविमीय हाइड्रोजन आबंधित संरचना है। क्या कहेंगे इसको? अति व्यवस्थित त्रिविमीय हाइड्रोजन आबंधित संरचना है। ये बृहद छिद्रयुक्त वाली खुली संरचना होती है और जब ये समचतुष्फलकीय रूप ग्रहण करता है तो इसमें एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से जुड़े रहते हैं, 2 तो आपके OH सहसंयोजक बंध होते हैं और 2 OH हाइड्रोजन बंध होते हैं। इनकी संरचना आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। अब हम जल के कुछ रासायनिक गुणों की बात कर लें तो जल एक उभयधर्मी पदार्थ है, यानी ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। अम्ल पता है आपको प्रोटॉन दाता होता है। देखिए यहाँ पे अम्ल ने
प्रोटॉन दिया, अमोनिया के साथ जब क्रिया करता है तो ये अमोनियम आयन बनाता है, NH4+ बनाता है। तो यहाँ पे जल क्या कर रहा है, प्रोटॉन का दान कर रहा है, तो अम्ल की तरह व्यवहार हो गया। दूसरा, क्षार प्रोटॉन ग्राही है। यहाँ देखिए जब ये H2S के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O आयन बनाता है और HS- आयन देता है, यानी ये प्रोटॉन ग्राही है। तो इस तरह से ये दोनों का काम करता है, उभयधर्मी है। प्रोटॉन दाता भी है तो अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और प्रोटॉन ग्राही है तो क्षार की तरह व्यवहार करता है। अब इसमें एक और विशिष्ट गुण पाया जाता है, ये स्वतः आयनन कर लेता है, यानी इसका प्रोटो अपघटन हो जाता है। ये इसी में विशिष्ट गुण ही पाया जाता है। यानी जल के अणु है तो इसमें एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, दूसरा क्षार की तरह व्यवहार करेगा। एक प्रोटॉन देगा और एक दूसरा प्रोटॉन लेगा, तो ये एक H3O यानी हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन बन जाता है। तो ये संयुग्मी अम्ल की तरह काम करेगा और ये संयुग्मी क्षार की तरह काम करेगा। और धातुओं में धातुओं के साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराएं तो ये भूजल की क्रिया कराएं तो ये हाइड्रोजन में अपचयित हो जाती है, क्योंकि जैसे सोडियम है बहुत तेज़ी से क्रिया करता है जल के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो धातुओं के साथ जल H2 में माने हाइड्रोजन मुक्त करता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के साथ करें तो ये ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा ही होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। फ्लोरीन के द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, फ्लोरीन के द्वारा H आयन प्राप्त होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन अत्यधिक प्रबल विद्युतीय है, तो इसको ऑक्सीकृत कर देती है और हमें जल में H+ आयन मिलते हैं, ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। जल अपघटन, जल में उच्च पारदर्शितांक होता है, इसके कारण ये आयनिक यौगिकों को घोलने में सक्षम है। तो इसमें प्रबल जल वियोजन पाया जाता है, सीधे जल इसमें जुड़ जाता है। जैसे P4O10 है, फास्फोरस की ऑक्साइड है, ये जैसे जल में इसको घोलते हैं तो ये फास्फोरिक एसिड के रूप में चेंज हो जाती है। और ये SiCl4 यानी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को जब जल में घोलते हैं तो HCl में कन्वर्ट हो जाती है और सिलिका बदल जाती है। इस तरह से ये कुछ इनकी जल वियोजन की क्रियाएं हैं। ये हाइड्रेट भी बनाती हैं। जलीय विलयन में कई कण जलीयोजित हो जाते हैं और क्रिस्टलित हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिटकरी को घोल लेते हैं, फिर फिटकरी के क्रिस्टल जम जाते हैं। ये जल 3 प्रकार से जुड़ता है इसमें। पहला तो है उपसंयोजित जल। ये उपसंयोजित जल आपको पता है, जब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उपसंयोजन बंध द्वारा जल जुड़ा होता है तो ये उपसंयोजित जल कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे गए हैं, आगे पढ़ेंगे आप आगे कक्षाओं में। ये उपसंयोजक बंध द्वारा क्रोमियम से जुड़ा रहता है। अंतराकाशीय जल वो होता है जो क्रिस्टल में फंसा रहता है, क्रिस्टल के जालक में बीच में स्थान ग्रहण कर लेता है, वो अंतराकाशीय जल है। जैसे बेरियम क्लोराइड के साथ होता है। बेरियम क्लोराइड का सफ़ेद पाउडर होता है, उसमें क्रिस्टल जल होता है। तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन आबंधित जल। ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, जैसे कि नीला तोते में होता है, CuSO4 इस तरह का ये इसकी संरचना होती है। इसमें कुछ भाग तो आपका, जैसे इसमें जल के जो 5 अणु हैं, 5 अणुओं में से 4 अणु तो आपके हाइड्रोजन वो उसमें उपसंयोजक बंध में जुड़े होते हैं और 1 अणु आपका हाइड्रोजन आबंधित होता है। ये जो ऑक्सीजन है सल्फेट का, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा रहता है। अब हम अगली भाग में बात करेंगे कठोर जल और मृदु जल की, और इस वीडियो में आप यहीं तक